ओके, आज के लेक्चर में ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं और हमने पहले कहा था कि 2-3 लेक्चर्स में मैं इसे धीरे धीरे आपको समझाऊंगा, है ना। कोई जल्दी नहीं है मुझे, न आपको कोई जल्दी है, न कल कोई इम्तहान आपका है, इसलिए आप खूब आराम से इस फंडामेंटल को समझिए और तब देखिए इसका आनंद आपको आएगा। ये ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमने पहले लेक्चर में आपको कुछ चीज़ें बताई हैं कि ऑप्टिकल आइसोमर कौन देगा कौन नहीं देगा, और उसमें डिस्कशन को हम लोगों ने उस दिन सीमित किया था कि 1 कायरल कार्बन अगर है तो निश्चित रूप से वो ऑप्टिकल आइसोमर देगा ही देगा, और देगा तो इनैंशियोमर भी है और डायस्ट्रियोमर्स भी है, जिसमें कि इनैंशियोमर्स में हमें जो प्रॉपर्टी है और डायस्ट्रियोमर्स में जो प्रॉपर्टी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं कि रेसमिक मिक्सचर हम किसको कहते हैं। मिक्सचर और रेसमिक मिक्सचर में आप देखेंगे मिक्सचर क्या है, आपने चीनी नमक को मिला दिया, किसी भी रेशियो में मिला दिया, 2 ग्राम चीनी 5 ग्राम नमक लिया, वो भी रेसमिक मतलब मिक्सचर है, और आपने रेशियो बदल दिया तो भी रेसमिक मिक्सचर है। कितनी भी मात्रा में आप मिला रहे हैं दैट इज द मिक्सचर। लेकिन रेसमिक मिक्सचर एक स्पेशल टाइप का मिक्सचर है जो सबका मिक्सचर नहीं है। वो किनका मिक्सचर है? एक ही कंपाउंड के 2 आइसोमर, डेक्स्ट्रो और लियो, जिसके बारे में आप जान चुके हैं कि डेक्स्ट्रो जो है वो लाइट को आफ्टर पासिंग पोलरीमीटर से कहाँ घुमाता है, आपको लाइट को किधर घुमाता है, वो राइट, और डेक्स्ट्रो जो है वो राइट घुमाता है, और लियो क्या है वो बाएं घुमाता है, ये तो पता है आपको। जब ये डेक्स्ट्रो लियो 2 आइसोमर किस रेशियो में हो, 1:1 या 50:50, दोनों का मतलब एक ही है कि बराबर मात्रा में अगर आप, जैसे कि आपने डी लैक्टिक एसिड 5 ग्राम लिया, 5 ग्राम आपने एल लैक्टिक एसिड लिया और इनको आपने मिक्स कर दिया, तो ये जो मिक्सचर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? रेसमिक मिक्सचर कहेंगे। इट इज़ वेरी क्लियर कि रेसमिक मिक्सचर में डी और एल दोनों आइसोमर होंगे एक चीज़, और दोनों की मात्रा बराबर होगी। और तब होगा क्या? तब ये मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, नॉन एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि एक आइसोमर जितना लाइट को दाहिनी तरफ रोटेट करेगा, दूसरा आइसोमर उसको फिर से बाईं तरफ उतना रोटेट कर देगा। तो जितना आप दाहिनी तरफ गए उतना ही बाईं तरफ फिर चले आए, तो कोई रोटेशन हुआ ओवरऑल? नहीं हुआ। और इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। एक्सटर्नल कंपनसेशन मीन्स कि एक ने जितना दाहिनी तरफ मोड़ा, दूसरे ने उतना ही फिर बाएं तरफ मोड़ दिया, तो ओवरऑल लाइट का रोटेशन जो है वो कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हम कह सकते हैं कि रेसमिक मिक्सचर, आपसे पूछा जाएगा कि रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव को ही हम नॉन एक्टिव कहते हैं, या एक्टिव होगा, तो आंसर इज़ वेरी क्लियर कि जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होगा वो कैसा होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, वो लाइट को नहीं घुमाएगा। अगर इसमें छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आने लगते हैं, भाई 5 ग्राम आपने डी मिलाया है, 5 ही ग्राम एल मिलाया, तब तो रेसमिक है। जब आपने रेशियो बदल दिया तो कई बार वो रोटेशन पूछने लगते हैं कि 5 ग्राम आपने डी मिलाया, 7 ग्राम एल मिला दिया उसी का, तो 5 से 5 कैंसिल कर देगा, 2 ग्राम जो इसका ज़्यादा बचेगा, एल का ज़्यादा बचेगा, तो लाइट को थोड़ा वो दाहिने मोड़ देगा। तो ये रेसमिक मिक्सचर क्या है, इसके सवाल क्या आते हैं? इनको अलग करना बहुत कठिन, हमने आपको बताया ही था। क्यों? क्योंकि जो इनैंशियोमर्स हैं, जो डी और एल हैं, इनकी प्रॉपर्टी केमिकल फिजिकल सब सेम है। सेम होने के कारण इनको अलग करना बहुत ही मुश्किल है, और ऐसे इनको अलग करने का एक स्पेशल नेम है, उसे हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन के तमाम मेथड्स, आई एम नॉट गोइंग इन दैट साइड, ये तो एक्सपेरिमेंटली कैसे हम अलग करेंगे, इट इज़ ए डिफरेंट पार्ट, हम यहाँ पे उसमें नहीं जा रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं कि अगर एक कायरल कार्बन के बदले 2 कायरल कार्बन है आपके कंपाउंड में, तब फिर क्या होगा? एक कायरल कार्बन, 1 कायरल कार्बन है, तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, वो लियो हो चाहे डेक्स्ट्रो हो, ये तो एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन अगर 2 कायरल कार्बन है तब फिर क्या होगा?
तब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हो सकती हैं। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि अगर 2 कायरल कार्बन है तो कंपाउंड आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकता है और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकता है। इसको भी थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली दोनों तरह से आप देख सकते हैं। थ्योरेटिकली कैसे देखें हम, इसके लिए हमको सिमेट्री एलिमेंट्स पढ़ने होंगे। सिमेट्री एलिमेंट्स क्या है, एक अलग लेक्चर में मैं कभी बात करूंगा, लेकिन आज इंट्रोडक्टरी में बता रहा हूं कि सिमेट्री का मतलब होता है कि दोनों तरफ सेम हो। जैसे आपको कह दिया जाए कि लाइन ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक इमेजिनरी, सपोज कि लाइन में यहाँ से खींच दूँ तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ सिमेट्री है, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, इसको हम कहेंगे सिमेट्री। आपको निरीक्षण ध्यान से करना, हर बॉन्ड से लगे हुए एटम सबको देखना है। क्यों? क्योंकि पूरी शरीर में सिमेट्री है। सपोज कि मेरी एक आँख यहाँ पे मतलब नहीं है और एक आँख है, बाकी पूरा शरीर सिमेट्री दे रहा है, लेकिन ओवरऑल बॉडी हमारी क्या होगी, ये सिमेट्री नहीं होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तो फिर हम काना जैसे हो गए, काना हो गए तब थोड़ा सिमेट्री है। ऐसे ही ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है, ये आपको जानना है और इससे क्वेश्चन आएंगे आपको कि प्लेन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी प्लेन है जिसके दोनों तरफ क्या है, सिमेट्री है, समानता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो टार्टरिक एसिड है, COH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये HOH है, और ये भी आपका HOH। आप इस कंपाउंड को देखिए, क्या आपको नहीं लगता, आप देख सकते हैं क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री इमेजिनरी आप देख सकते हैं? देख सकते हैं। देखें, अगर आप एक प्लेन यहां से खींचें, दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। कैसे? आप देखिए कि यहां से जो चीज़ यहाँ है, फिर आप देखें COH भी उसी तरह का है, H है तो यहाँ भी H है, यहाँ भी इस प्लेन से आप देखें यहाँ OH है तो यहाँ भी OH है, इस प्लेन से COH है, COH है, तो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं सिमेट्री है। तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर आपके कंपाउंड में है तब आपका कंपाउंड ऑप्टिकली नॉन एक्टिव होगा। क्या होगा? ऑप्टिकली नॉन एक्टिव या इनएक्टिव। हमने कई बार बताया कि डोंट कंफ्यूज, नॉन एक्टिव को ही हम क्या कहते हैं, इनएक्टिव कहते हैं, राइट। अब ये आपका ऑप्टिकली जो नॉन एक्टिव है, ये ऑप्टिकली, दिस इज ऑप्टिकली नॉन एक्टिव या इनएक्टिव। इसका एक स्पेशल नेम है, इसको क्या कहते हैं, मीजो। ये टार्टरिक एसिड है। कैसी टार्टरिक एसिड है? मीजो टार्टरिक एसिड। अब आप देखें इस मीजो टार्टरिक एसिड में आप देखेंगे कि इस कंपाउंड में 2 पार्ट हैं। ये पार्ट जितना लाइट को एक तरफ घुमाएगा, दूसरा पार्ट जस्ट अपोजिट उतना ही उसे क्या करेगा, कैंसिल करेगा। इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। जब आप रेसमिक मिक्सचर देख रही थी उसमें 2 कंपाउंड मिले हुए थे, इसमें 2 कंपाउंड नहीं है। ऐसा नहीं कि चाकू से आप इसको काट के 2 कंपाउंड कर देंगे, कंपाउंड एक ही है। तो ये जो कंपनसेशन है, ये जो कैंसिलेशन है, ये कैसा है, इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन होगा तो ऑप्टिकली क्या होगा, इनएक्टिव। ये भी ऑप्टिकली नॉन एक्टिव या इनएक्टिव है, और तब इसको क्या कहते हैं, हमने अभी बताया आपको, मीसोफॉर्म कहते हैं। ये मीसो है। इसी में अगर आप बदल दें थोड़ा, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे HOH है और यहाँ आपने चेंज कर दिया है, यहाँ आपने OH कर दिया, यहाँ पे OH कर दिया,
और यहाँ पे आपने H कर दिया। अब ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो थी ये ख़त्म हो गई है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं, मैंने पहले ही क्लियर किया है कि आपके पास सिमेट्री यहाँ तो है, लेकिन क्या यहाँ है? क्या यहाँ है? तो पूरे कंपाउंड में आपको चेक करना है। तो यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। आगे चल के देखेंगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी नहीं, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं है। तब जब इस तरह की कंडीशन है, तब ये ऑप्टिकली हमारा इनएक्टिव नहीं रह जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली ये एक्टिव हो जाएगा और तब ये मीजो हट जाएगा। क्या हो जाएगा? ये मीजो शब्द हट जाएगा, ये मीजो नहीं है। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि मीजो कंपाउंड क्या है, मीजो कंपाउंड में और रेसमिक मिक्सचर में अंतर क्या है। इट इज़ वेरी क्लियर। रेसमिक मिक्सचर इज़ ए मिक्सचर, उसे अलग किया जा सकता है। मीजो कंपाउंड ए प्योर कंपाउंड है, इसको हम अलग नहीं कर सकते। कुछ ऐसा नहीं कि ये दो कायरल सेंटर हैं, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। ये कायरल सेंटर इसमें कितने हैं? आप देख रहे हैं कि ये कायरल सेंटर इसमें भी 2 हैं। कायरल सेंटर क्या है वो आपको बताया हुआ है कि जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग होती है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब जब आपको ये पता चल गया कि मीजो कंपाउंड क्या है और हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव नॉन एक्टिव का थोड़ा आप जान गए, तब एक दूसरी चीज़ आती है, उसको हम इस लेक्चर में बहुत थोड़ा और पढ़ाएंगे आपको कि हम इसका नामकरण कैसे करें। जो हमारे ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, इन्हें हम ऑप्टिकल आइसोमर्स का जो दूसरा पार्ट है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स को कैसे हम कॉन्फ़िगरेट करें। कॉन्फ़िगरेट का मतलब कि कैसे हम उसका नाम करें, नामकरण कैसे होगा। तो नामकरण के 2 मेथड हैं। एक तो हिस्टोरिकल है, हालांकि वो भी चलता है। ये डीएल, ये पुराना है, इसको फिशर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये बहुत पुराना, काफ़ी पुराना है डीएल। ये डीएल जो नामकरण है ये लिमिटेड है, ये शुगर और शुगर लाइक कंपाउंड्स के लिए है केवल। और जो दूसरा वाला है ये मॉडर्न है, ये आरएस नॉमेनक्लेचर सभी तरह के ऑप्टिकल कंपाउंड्स के लिए है। तो हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग डीएल के बारे में देखते हैं कि हम डीएल नामकरण कैसे करेंगे। दूसरी चीज़ की ये क्लियरिटी पहले भी हमने बताया था, अभी भी क्लियरिटी है। हालांकि मैंने यूट्यूब के कुछ लेक्चर में देख रहा है कि लोगों ने गलती की, और गलती आमतौर पे मैक्सिमम लेक्चर्स मैंने देखा है कि स्मॉल डी और कैपिटल डी में अंतर नहीं करते हैं। इट इज़ टोटली डिफरेंट। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल जो है लाइट का रोटेशन है, उसका इस कैपिटल डी कैपिटल एल से कोई लेना देना नहीं। कैपिटल डी कैपिटल एल नामकरण है। कैपिटल डी वाले ही कुछ कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जो लाइट को दाहिने घुमा रहे हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बाएं घुमा रहे हों। इसलिए लाइट के रोटेशन का इस नामकरण से कोई लेना देना नहीं है। तो जो फिशर ने डीएल नॉमेनक्लेचर दिया है, और उसके लिए क्या हम करें, कैसे हम जान पाएंगे कि कौन सा डी है कौन सा एल है, उसमें ये आपका एक कंपाउंड हिस्टोरिकल है, ये CHO है और CH2OH है, और ये H है और ये OH। ये आपका ग्लिसरल्डिहाइड है। नो डाउट इसका IPSC नेम डिफरेंट होगा, आई एम नॉट गोइंग इन दैट। और ये जो इसमें अल्कोहल ग्रुप है और आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो प्रायोरिटी एल्डिहाइड की ज़्यादा है। और इसमें भी जो अल्कोहल ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन ईजियर है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या है उसकी तुलना में कठिन है। तो आप ये जो हमारा ग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें कैसे हम इसे डी कहेंगे ये समझिए। आप नीचे से ऊपर की तरफ चलिए। अगर आपसे कोई कह दे, स्ट्रक्चर न दिया हो, आपको दे दे कि भाई CHO है और CHOH है और फिर CH2OH, और आपसे कोई पूछे कि ये डी है कि एल है, नॉमेनक्लेचर क्या था, द आंसर इज नो। क्वेश्चन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें कुछ नहीं बताया जा सकता कि ये डी है कि एल है। जब आपको इस रूप में दिया रहेगा
तब आप बता पाएंगे कि ये डी है कि एल है। इसके लिए करना क्या है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। जाइए मतलब देखिए, अब जाइए का मतलब नहीं कि उस पर जाने लगिए, देखिए नीचे से ऊपर की तरफ जाइए और जो पहला कायरल कार्बन मिले, इसमें तो एक ही कायरल कार्बन यहाँ है, आगे चल के आप देखें ग्लूकोज में 4 कायरल कार्बन है। तो आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। पहला काम, आप पहले कायरल कार्बन को ट्रेस करिए, कौन हमारा कायरल कार्बन है। आपको पता है कि चारों वैलेंसी जहाँ अलग हो जाएंगे वो कायरल हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये तो कायरल है नहीं क्योंकि इसमें 2 H हैं सेम, ये आपका कायरल है क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। नाउ दिस इज द कायरल, ये कायरल है। अब जब आपने ये देख लिया कि नीचे से ऊपर जाते हैं, फर्स्ट कायरल कार्बन को देखा, आगे कितने कायरल हमें नहीं मतलब, हमें फर्स्ट कायरल कार्बन देखा। और उस कायरल कार्बन से अगर OH या कोई नेगेटिव ग्रुप NH2 है, इस तरह का ग्रुप अगर दाहिने साइड है, दाहिने लाइट वेट से कोई मतलब नहीं यहाँ है, दाहिने साइड देखने में राइट हैंड पे है, तब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या कहलाएगा, नाम क्या कहलाएगा, डी। ये क्या है, अब बाकी नाम डी ग्लिसरल्डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड, डी ग्लिसरल्डिहाइड। और अगर यही हमारे पास लेफ्ट साइड में है, यहाँ आपका OH यहाँ लेफ्ट है, तब इसे हम क्या कहेंगे, कौन सा फॉर्म कहेंगे, यल कहेंगे, यल ग्लिसरल्डिहाइड। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर कि आप अपने कंपाउंड का नामकरण करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ जाइए, फर्स्ट कायरल कार्बन को ट्रेस करिए, उससे लगे हुए ग्रुपों को देखिए, और उससे अगर OH या NH2 इस तरह के जो ग्रुप हैं, हमने पहले कहा कि लिमिटेड है, ये शुगर लाइक कंपाउंड्स के लिए है, तो अगर ये राइट साइड है तब ये क्या कहलाएगा, डी। और अगर लेफ्ट साइड में वो ग्रुप है तो क्या कहलाएगा, यल कहलाएगा। हाँ, जैसे अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा डी ग्लूकोज है, तो डी ग्लूकोज, ग्लूकोज के ऊपर लिखा अगर है डी ग्लूकोज, तो क्या मतलब उसका स्ट्रक्चर में क्या होगा। तो आपको तो पता है कि ग्लूकोज जो है वो उसका केमिकल फार्मूला C6H12O6 होता है, और वो पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, और उसमें 4 कायरल कार्बन है। ये आपको पता है कि ये CHO है और CHOH है, 4 लोग हैं, और ये CH2, ये हमारा ग्लूकोज है। ये इसका, और इसका जो स्ट्रक्चर अगर लिखा हुआ है, अगर आपका है कि भाई CHO है और यहाँ पे आपके पास CH2OH है, और यहाँ आपके पास अगर HOH है, नो डाउट और भी HOH होंगे यहाँ पे, HOH और भी HOH होंगे यहाँ पे, OHH होंगे, HOH होंगे, कहीं भी होंगे, लेकिन हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनमें और भी लोग होंगे, और भी लोग होंगे, लेकिन इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमको नीचे से ऊपर की तरफ आना है, पहले कायरल कार्बन को देखना है, आगे कायरल कार्बन को देखना ही नहीं है, पहले कायरल कार्बन को देखना है। और उस कायरल कार्बन से अगर OH राइट हैंड साइड है तो कॉन्फ़िगरेशन डी होगा। तो ये हमारा क्या है, डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज है। यहाँ पे HOH है, OHH है, ये क्या है हमें यहाँ नहीं मतलब है, हमें मतलब केवल यहाँ है। अगर यही पहला कायरल कार्बन तो यहीं देख लेंगे, यहाँ नहीं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी नहीं कायरल तो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी नहीं कायरल तो और ऊपर जाएंगे। हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, ये नियम है। अभी नहीं, क्यों ये नियम है, ऊपर से नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। नीचे से ऊपर आप जाएं, फर्स्ट कायरल कार्बन को देखें, फर्स्ट कायरल कार्बन से जो ग्रुप लगे हैं, अगर OH दाहिने साइड है तो उसे हम क्या कहेंगे, डी कहेंगे, कैपिटल डी कहेंगे। और OH अगर बाएं साइड में है, यल कहेंगे। और आपको कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में
दुनिया भर के कंपाउंड मिलेंगे जिसमें आपको बुक में भी चारों तरफ डी और एल मिलेंगे, लेकिन आपको पता है कि डी किसको कहेंगे, एल किसको कहेंगे, एक चीज़। और लाइट का रोटेशन, एक कैपिटल डी अगर कोई पूछे कि कैपिटल डी ग्लूकोज लाइट को दाहिने मोड़ेगा कि बाएं मोड़ेगा, आंसर क्या होगा? नहीं पता, ये टोटली एक्सपेरिमेंटल है। लेकिन अगर इसी ग्लूकोज में लिखा रहे स्मॉल डी ग्लूकोज, तब तो पता है, तब इसका मतलब कि लाइट को ये दाहिने तरफ मोड़ रहा होगा। तो इट इज़ वेरी क्लियर कि प्लस लिखा है या स्मॉल डी लिखा है तब अलग चीज़ है, कैपिटल डी लिखा है तब कैपिटल डी टोटली नाम है, इसमें लाइट के रोटेशन से कोई रिलेशन ही नहीं है। तो आई थिंक टुडे इज़ ओके। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग RS नॉमेनक्लेचर की बात करेंगे जो काफ़ी डिटेल होगा, एक लेक्चर उसके लिए चाहिए हमें। ओके, थैंक यू।